नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बार फिर से हमारी टीम के ऊपर भरोसा जताया और मेरी पूरी टीम और मेरी कोशिश होगी कि इस भरोसे को हम लोग बनाए रखें। और जैसा कि आपको पता है, आज से टाइमिंग फिक्स है। इसी टाइम पे अकाउंट की क्लास होगी, जिस टाइम पे इंग्लिश की आई है उसी टाइम अकाउंट की होगी। और लगातार बात उठ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास डेली रखिए, तो इकोनॉमिक्स की क्लास भी डेली रख दी गई है। ठीक है, टाइमिंग उसकी आपको सबको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन पे शो रहा होगा कि आज हम लोग नए साझेदार यानी साझेदार के प्रवेश चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग और मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके जो भी घर में आपके माता पिता हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बच्चों, एक बच्चे का मुझे कॉल आया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लूं। उसने बोला कि सर आप इतनी मेहनत करते हैं, आपकी पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, लेकिन कुछ स्टूपिड लड़के होते हैं जो खुद भी पढ़ते हैं और अपने साथ अपने फ्रेंडों को भी उसी वीडियो में, क्योंकि शेयर तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन साथ में मोबाइल लेकर दोनों आपस में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा बेटा पढ़ने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेईमानी से की गई पढ़ाई बेईमानी पे ही जाती है, परेशान मत हो। आज पता ना चले, बाद में उनको पता चल जाएगा। ठीक है, आप अपना करो ना, आप ईमानदारी से पढ़ो। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, भविष्य उठा के देख लो, वो बंदा हमेशा परेशान हुआ है जो बेईमानी। देखिए, बेईमानी से किया गया काम ना कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, जिंदगी भर वही आदमी खुशी रह सकता है जो हमेशा ईमानदारी से काम किया। तो चलने दो, कितने बेईमान होंगे इस तरह, करने दो, खुद ही भोगेंगे, है ना। मैं नहीं देख रहा हूं तो ईश्वर तो देख रहा है ना। और अगर थोड़ा सा भी मुझे पता चला कुछ भी, तब तो मैं पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। जो उसकी स्मार्टनेस है वो सारी की सारी मोबाइल पे धरी की धरी रह जाएगी, खत्म, जिंदगी भर नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि YouTube के जितने भी वीडियो जिस चैनल से चल रहे हैं, अगर वो कभी भी उसकी प्राइवेसी के अलावा बाहर गए तो उसकी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। बेटा YouTube का जो नियम है ना, जो IT एक्ट है ना, तो पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। उनका परिवार वो खुद समाप्ति की ओर हो जाएंगे। बेटा इतना हर जाना मैं उनसे ले लूंगा, जिंदगी भर की कमाई में रख लूंगा और उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बेईमानी करना है उनके करने दो, हम आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। दो चार बेईमान है तो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। सुन भी रहे होंगे, उनको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। ऐसा होता है ना कि जब तक हम बेवकूफ बनाते हैं, सोचते हैं सामने वाला तो बेवकूफ, अच्छा बेवकूफ बनाए पड़े। ठीक है, अभी तो कल एक बच्चे को मैंने बात की, एक्चुअली ठीक है था बेवकूफ टाइप में था, तो उसका पैसे भी मैंने रिफंड करवा दिया, नहीं देना है। ठीक है, तो डाउनलोड भी किसी को नहीं करना। खैर वीडियो कोशिश करें डाउनलोड हो ही ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज अपने सेशन की। तो बच्चा, हम लोगों को पढ़ना है नए साझेदार का प्रवेश। क्या पढ़ना है? नए साझेदार का प्रवेश। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इसका पहला वीडियो है। एकदम ब्रीफ से हम लोग बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहले ये चैप्टर है क्या, देखिए पहला वीडियो है, छोटा सा वीडियो बनेगा। ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास का कोई मतलब नहीं है, जितना आप डेली पढ़ पाओ। भाई 3 क्लासेस आपको मिलेंगी, 25-30 मिनट की क्लासेस होंगी। आप स्कूल में जाते हो, 45 मिनट का पीरियड होता है, टीचर आने में समय लगाता है, जाने में समय लगाता है, बात करने में समय लगाता है। यहाँ 30 मिनट केवल पढ़ाई की बातें होती है। ठीक है, तो बात वही है, तो इसलिए टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। बच्चा, अगर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक सवाल जरूर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल केवल सुनते जाना है, मैंने बताया कि अभी इसको कुछ भी नहीं लिखना है, अभी केवल सुनते जाना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का एक सवाल आएगा। एक सवाल इसमें ख्याति का संयोजन का कभी कभार पूछ लिया जाता है, जब अपन करेंगे तो बता देंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इससे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी अपन को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। ठीक है, तो नए साझेदार के प्रवेश के बारे में हम लोग टू द पॉइंट धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और आपको बहुत अच्छा ये चैप्टर लगेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो सारे करवाए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज भी आ गई है, इसका मतलब हर चैप्टर का टेस्ट भी हुआ करेगा। जो जो चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। क्या है? बोले सर साझेदार का प्रवेश। क्या है? बोले सर साझेदार का प्रवेश। देखिए, साझेदार का प्रवेश पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को दोहरा लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साझेदार का प्रवेश पढ़ने से पहले बच्चा में कुछ बातों को दोहरा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और इस टाइम पे थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज आएगी पीछे से, तो प्लीज उसको माइंड मत किया करिएगा। थोड़ा सा आएगी, वैसे तो माइक की आवाज मेरे मुंह की ज्यादा आएगी, बाहर का कम आएगा। लेकिन आपको पता है कि ऐतिहासिक दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। ठीक है, धार्मिक भाई दिन चल रहे हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान तो लोगों ने करा ही रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए, अब बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट मेरी बातों को सुनते जाना है। 3 दिन तक कोई भी कुछ नहीं मांगेगा इस चैप्टर के बारे में। 3 से 4 दिन इस चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ो। जब 3 से 4 दिन हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप
क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 3 से 4 दिन इस चैप्टर का बहुत ढंग से सुनना है और वीडियो मिस नहीं करना कोई भी। ठीक है, नया चैप्टर है तो एकदम मिस किसी को नहीं करना है। ध्यान से समझो साझेदार का प्रवेश क्या होता है। बच्चा, हम लोग बात कर रहे थे साझेदारी पुनर्गठन के चैप्टर में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन, मतलब कि 3 चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद आप सबको पता है कि हमने फर्म का विघटन पढ़ा, फिर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले यानी तीसरा चैप्टर क्या था, साझेदारी फर्मों का विघटन, जो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इसके पहले चैप्टर नंबर, जैसे ये 4 है तो 3 में क्या था, बोले चैप्टर नंबर 3 में था साझेदारी का पुनर्गठन। क्या था साझेदारी का पुनर्गठन, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर हम पढ़ रहे हैं साझेदार का प्रवेश रहे हैं, बात पुनर्गठन की कर रहे हैं। बेटा वो टॉपिक वहां से है इसलिए अपन उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात को समझिए। हमने पढ़ा था कि जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, हमने पढ़ा था, अब इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन। हमने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन। हमने बात की थी कि साझेदारी के पुनर्गठन का मतलब था आपसी संबंधों में परिवर्तन। हमने पुनर्गठन का मतलब पढ़ा था आपसी संबंधों में परिवर्तन। हमने साझेदारी पुनर्गठन का मतलब पढ़ा था आपसी संबंधों में परिवर्तन। क्या पढ़ा था, बोले सर आपसी संबंधों में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, बोले सर साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि वो कौन कौन से संबंध हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं और दशा हो जाती है साझेदारी के पुनर्गठन का। तो बच्चों उसमें पहला हमने पढ़ा था विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जिन्होंने सारे वीडियो मेरे देख चुके हैं, आज ये लगभग अपना वीडियो नंबर 48 है। अगर 47 वीडियो आपने नहीं देखे तो पूरी देख डालिए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और साझेदारी फर्म का विघटन, ये चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज हम लोग अगर बात कीजिए तो अकाउंट के, आज अगर बात कीजिए तो हम लोग अकाउंट के 5वें चैप्टर पे हैं। 11 चैप्टर तक टोटल अकाउंट है, 5वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, अनुपात में परिवर्तन होने पर, ठीक है, परिवर्तन होने पर, यह पहली दशा थी जब साझेदारी का पुनर्गठन होता था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नए साझेदार के प्रवेश पर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर। जब भी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अवकाश ग्रहण करने पर, कोई साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु हो जाने पर, या मृत्यु हो जाने पर। और फिर हमने पढ़ा था कि किसी साझेदार का, किसी साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय हो जाने पर। आपने जब तीसरा चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर में केवल हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, यानी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या होता था। मैंने बताया था त्याग अनुपात की गणना होती थी, इसके अंतर्गत हम लोग बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगा। मैंने बताया था कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना होती है, ख्याति का समायोजन होता है, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन होता है, पुनर्मूल्यांकन लेखे होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को बात करना है इस बारे में, यानी नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर के बारे में। वास्तव में ये चैप्टर जो है वो साझेदारी पुनर्गठन का ही एक पार्ट है और इसी साझेदारी पुनर्गठन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नए साझेदार का प्रवेश। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे अवकाश ग्रहण या मृत्यु। इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन, उसमें हमने तो केवल एक पॉइंट के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चा, इसको कॉन्सेप्ट बताने का मतलब यह था कि आप समझ सको कि नए साझेदार का प्रवेश है क्या, यह साझेदारी प्रवेश चैप्टर आया कहां से। तो मैंने आपको बताया था कि जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात कि इन संबंधों में परिवर्तन कैसे होता है, अब एक सबसे बड़ी बात इन संबंधों में परिवर्तन कैसे होता है या वो कौन सी दशाएं होती हैं जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो मैंने बताया कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय हो जाने पर,
मैंने आपको यह भी बताया कि साझेदारी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने को हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। आज हम लोग बात करेंगे साझेदार के प्रवेश पर। वास्तव में यह साझेदार का प्रवेश होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो ध्यान से बच्चा समझिएगा, यहां से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि हमारे देश में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। बच्चा इसे कभी भी मत भूलना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे देश में साझेदारी अधिनियम कौन सा लागू है? बोले सर हमारे देश में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। कितना लागू है? 1932 लागू है। इस बात को कभी भी मत भूलना। हमारे देश में कौन सा साझेदारी अधिनियम लागू है? 1932 लागू है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कमेंट में बताना, यहाँ पे नहीं बताना, सब कुछ बता चुका हूं। तो साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। इसी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार, इसी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार यह कहा गया है कि विद्यमान साझेदारों की, क्या कहा गया है? विद्यमान साझेदारों की, क्या कहा गया है? बोले सर विद्यमान साझेदारों के जितने भी अच्छा, विद्यमान साझेदार का मतलब क्या होता है? विद्यमान साझेदार का मतलब होता है कि जो भी साझेदार पहले से फर्म में है, उसे हम लोग कहते हैं विद्यमान साझेदार। ठीक है, तो विद्यमान साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। सहमति से नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी की धारा 31(2) क्या कहती है? इस देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भाई आपने अमित सर का स्पेशल बैच क्यों लिया हुआ है? आपने अमित सर का अकाउंट का स्पेशल बैच इसीलिए ले रखा है ताकि आपको अकाउंट वो पढ़ना है जो एग्जाम में आती है, जो कितना भी डीप से किसी भी बुक से पूछेगा तो आपसे बने। समझे? 31(2) ये कहता है कि जो नया साझेदार है जब से ज्वाइन होता है, उसके पहले के फर्म के किसी भी दायित्व के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। वह जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक, आगे उसके बाद जिस दिन से वो ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन जब से वह साझेदार बना है, उसके बाद के सभी दायित्वों का उत्तरदायी होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब ये बातें क्या हैं, इस बात को समझो। देखो, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ने यह कह रखा है कि विद्यमान साझेदारों की सहमति के आधार पर, यानी जितने भी पुराने साझेदार हैं उन सभी साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर फर्म में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। इस बात को समझ गए आप? या तो एक चीज और है, या तो किसी अनुबंध में पहले से कह रखा है, तब भी साझेदार बनाया सकता है, या तो किसी अनुबंध के तहत। यहां पे मैं एक शब्द मेंशन कर देता हूं, किसी अनुबंध के तहत, यानी किसी अनुबंध के तहत पहले से कह रखा है कि भाई हम लोग जब व्यापार चालू करेंगे तो तुम्हें फर्म का साझेदार जरूर बनाएंगे, तब भी उसे फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा? अब मेरी बातों को सुनना।
पहला हमने पढ़ा कि नए साझेदार प्रवेश के अंतर्गत हमने देखा कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार फर्म में सभी साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर नए साझेदार का प्रवेश दिया जा सकता है। या तो किसी अनुबंध के तहत यदि उसे फर्म में प्रवेश करने के लिए कहा गया था तो उसे फर्म में प्रवेश दिया जाएगा। अब कोई बच्चा अगर मेरे से पूछता अनुबंध का मतलब होता है करार। यदि पहले से कोई करार था कि आज से 5 साल बाद मैं साझेदार तुमको जरूर फर्म में बनाऊंगा, तो फर्म में उस व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। या तो सभी साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर फर्म में साझेदार का प्रवेश दिया जा सकता है। बच्चा यहाँ पे दूसरी बात यह है 31(2). बच्चा 31(2) ये कहता है कि यदि साझेदार जिस दिन से प्रवेश हुआ है, सपोज दैट कि मैं अगर किसी फर्म में आज से प्रवेश करता हूं, तो आज के पहले के जितने भी ऋण थे या जितने भी दायित्व थे उनके लिए मैं उत्तरदायी नहीं होगा। सपोज दैट कि आज मैंने फर्म में प्रवेश किया, आज के पहले 1 करोड़ रुपया उस फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो वो पुराने साझेदार भरेंगे, मैं भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप सबको पता है बच्चा कि साझेदारी फर्म में जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। इसका मतलब है कि फर्म ने जितना ऋण ले रखा है वो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर उस ऋण का भुगतान करेंगे। इसीलिए साझेदारों में जो दायित्व होता है साझेदारों का, वह क्या होता है, असीमित होता है। देखो, ऑनलाइन क्लास की एक समस्या भी है और एक समाधान भी है। बच्चा, समस्या ये है कि अगर आप इन वीडियो को ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पे टीवी ऑन है, पापा मम्मी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं ऑनलाइन का। लेकिन यदि आप इसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को पढ़ रहे हैं एकांत में बैठकर, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जैसे आज से मैं फर्म में साझेदार प्रवेश करता हूं, तो आज के पहले जितने भी फर्म के दायित्व थे उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि आज से मैंने फर्म में प्रवेश किया। लेकिन आज के बाद जितने भी दायित्व होंगे उन सभी के लिए मैं भी जिम्मेदार होऊंगा, जैसे कि ये सभी साझेदार होंगे। तो 1932 की धारा 31(2) ये कहती है कि फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश होगा, उसके पहले जितने भी दायित्व थे, जितने भी लोन थे, जितने भी जिम्मेदारियां थी, उनके लिए वो दायित्व तो नहीं लेगा। जब वो प्रवेश किया फर्म में, उसके बाद जितने भी दायित्व होंगे, दायित्व का मतलब जो भी ऋण होगा, जो भी समस्या होगी, उन सभी का समाधान वो मिलकर के आपस में करेगा। तो ये धारा 31(1) और 31(2) कहती है। बच्चे, यहां से एक बात निकल के आती है। क्या निकल के आती है? फिर से देखो, अगर आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो बच्चा जीवन भर कभी नहीं भूलने वाले हो किसी भी चैप्टर को। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा, फिर से समझो। हमने पढ़ा कि साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या है। हमने पढ़ा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। या तो किसी विशेष अनुबंध पहले से करार था, उस अनुबंध के तहत भी किसी भी व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है जिसके साथ ऐसा अनुबंध था। 31 की धारा 2 क्या कहती है? बोले 31 की धारा 2 ये कहती है कि जो साझेदार जिस तारीख से फर्म में प्रवेश किया है, उसके पहले के जितने भी दायित्व हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन उसके बाद के जो भी दायित्व हैं, जिस दिन से वो प्रवेश किया उसके बाद जितना भी ऋण या जो भी फर्म ने समस्याएं हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार जरूर होगा। ये कहता है साझेदार का प्रवेश 31(1) और 31(2). ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। हमने क्या पढ़ा, इस बात को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि साझेदारी के पुनर्गठन का मतलब क्या था। मैंने आपको बताया था कि जब सभी साझेदारों की आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहता है। मैंने आपको बताया कि साझेदारी के पुनर्गठन किन किन दशाओं में होता है। तो मैंने आपको बताया कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर भी क्या होता है? बोले सर कि साझेदारी का पुनर्गठन होता है। दूसरी दशा मैंने बताई कि साझेदारी के प्रवेश होने पर भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। और आज हम लोग उसी साझेदार प्रवेश के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) क्या कहती है और 31(2) क्या कहती है।
क्लियर है बेटा? इतनी बात मैंने बताया ना कि आज पहला लेक्चर है, बहुत आराम से अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो आप हम पर ट्रस्ट करके हम पर भरोसा रखिए, ये आप इतना समझ लो कि अमित सर और अमित सर की टीम कोई बेईमानों की टीम नहीं है। अगर मैंने वादा किया तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है? अब ये बात अलग है कि आपका ट्रस्ट कहां पे कितना ज्यादा है वो आप जानिए। ऐसा होता है ना कि आपने ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, लगता होगा कि अरे ये तो फालतू का है, टाइम बर्बाद करेगा, कुछ नहीं देगा, पूरे वीडियो पढ़ाएगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट सेशन कराएगा नहीं, या आपके टीचर ने आपको बोल के रखा होगा, हो जाता है बेटा। देखो जो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हुआ वो आपको सक्सेस होता देख भी नहीं सकता, वो नहीं चाहता कि आप भी सक्सेस हो। लेकिन ये बोलना थोड़ा सा गलत है, क्या मतलब बोलने का, ठीक है? हमें अपना काम करना है, आपको पढ़ना है, बस हो गया, इतना काफी है। अब देखिए कि हमने साझेदार के प्रवेश के बारे में तो बात कर ली हमने। अब साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत होता क्या है? देखिए जब फर्म में किसी साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, देखिए जब फर्म में किसी व्यक्ति को साझेदार में प्रवेश किया जाता है तो जितने भी पुराने साझेदार होते हैं वो त्याग करते हैं, जितने भी पुराने साझेदार होते हैं वो अपने हिस्से का त्याग करते हैं, और जो नया साझेदार होता है वो हिस्से में क्या करता है? प्राप्ति करता है। भाई अगर तीन साझेदार थे और किसी एक साझेदार को फर्म में शामिल किया गया तो साझेदारों की संख्या हो गई 4, तो साझेदारों की संख्या हो गई 4, तो 3 साझेदार अपने ही लाभ का हिस्सा तो देंगे किसी एक साझेदार को जो फर्म में प्रवेश किया है। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य बात है? यहां पर एक बात जो ध्यान देने योग्य बात बच्चा ये है, वो ये है कि जो नया व्यक्ति साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा उसको पुराने सभी साझेदार भी गारंटी दे सकते हैं, और कोई एक साझेदार भी गारंटी दे सकता है कि जितना भी लाभ होगा उसमें मैं लाभ का हिस्सा मैं अकेले दूंगा। तो ये बात भी आपको समझ लेना है, क्लियर है यहाँ पे? तो साझेदार का जब प्रवेश होता है तो सभी साझेदार अपने लाभ का हिस्सा उसके प्रति क्या करते हैं? त्याग करते हैं, या तो कोई एक साझेदार अपने लाभ का हिस्सा उसके प्रति त्याग कर सकता है, ये भी इट इज अ पॉसिबल हो सकता है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। अच्छा दूसरी क्या बात हो गई? दूसरी बात यह है कि जब फर्म में नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो करता क्या है? बोले सब नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो क्या लाता है? पूंजी लाता है। सबसे पहले वो क्या लाता है? पूंजी लाता है। और दूसरा वो क्या लाता है? ख्याति लाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा वो पूंजी लाएगा और ख्याति लाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि बताइए नया साझेदार पूंजी क्यों लाता है? तो याद रखना बच्चा, नया साझेदार फर्म में पूंजी संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाता है, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाता है। अब आप मेरे से बोलोगे कौन सी संपत्ति? देखिए फर्म जब स्टार्ट किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने पूंजी लगाई रही होगी फर्म को स्टार्ट करने के लिए। मान लो 4 लोग मिलकर के किसी व्यापार को साझेदारी फर्म को चला रहे हैं, मान लो 4 लोग मिलकर किसी साझेदारी फर्म को चला रहे हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें खरीदी होंगी। भाई अगर कोई फर्म चल रहा है तो उसमें मशीन है तो मशीन सभी लोगों ने खरीदी होगी, मशीन के साथ साथ जो भी और अन्य सामान है वो सारे सामान भी खरीदे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये संपत्ति उन्होंने बनाई रही होगी। अब एक नया साझेदार फर्म में आज से 1 साल 2 साल 4 साल बाद फर्म में प्रवेश करता है तो क्या उसको भी उस संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा, लेकिन कब? जब वो पूंजी लाएगा। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए नया साझेदार फर्म में पूंजी क्यों लाता है? तो बोले नया साझेदार फर्म में पूंजी इसलिए लाता है ताकि फर्म की संपत्तियों में उसे क्या मिल सके? हिस्सा मिल सके। या तो क्वेश्चन इस तरह के भी पूछा जा सकता है कि बताइए फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लाता है? तो बोले बच्चा फर्म में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार पूंजी लाता है। क्या लाता है? पूंजी लाता है। दूसरा पॉइंट, ख्याति क्यों लाता है? बोले फर्म में लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो क्या लाता है? बोले फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो ख्याति लाता है। फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो क्या लाता है? बोले सर वो ख्याति लाता है। बच्चा ये दोनों पॉइंट क्लियर है? फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाता है, फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लाता है? बोले सर ख्याति लाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत है। बच्चा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो क्या क्या लाता है? पहला पूंजी लाता है, दूसरा ख्याति लाता है। पूंजी क्यों लाता है? फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार पूंजी लाता है। ख्याति क्यों लाता है? फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार ख्याति लाता है। इतनी बात क्लियर हुई? मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है?
मैंने आपसे क्या बोला कि 3 दिन तक कोई भी मुझे इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए कि सर ये समझाइए वो समझाइए ये वो। मैंने क्या बोला, 3 से 4 दिन क्लास को देखो, ये चैप्टर अभी शुरुआत है, मैं केवल अभी आधार रख रहा हूं। 4 दिन बाद ये चैप्टर ऐसे हवा में बनने लगेगा कि आप यकीन नहीं मानोगे और सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे। अरे जितने चैप्टर अभी हमने पढ़ा दिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा मिला जो आपसे नहीं बना होगा? अरे एक भी नहीं मिलने वाला है। परेशान क्यों हो रहे हो? ध्यान से समझो। तो पूंजी क्यों लाता है नया साझेदार? संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। ख्याति क्यों लाता है? फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। क्या लाता है? बोले सर वो ख्याति लाता है। अब देखिए एक बात यहां पे स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट क्या है, जब साझेदार नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पहला क्या होगा? बोले सर नया लाभ अनुपात की गणना होगी। क्या होगी? बोले सर नया लाभ हानि अनुपात की गणना होगी। नया लाभ हानि अनुपात की क्या होगी? बोले सर गणना होगी। नया लाभ हानि अनुपात की क्या होगी? बोले सर गणना होगी। सर नया लाभ हानि अनुपात की गणना क्यों होगी? सर नया लाभ अनुपात की गणना क्यों होगी? अरे भैया मेरे, अगर अभी तक 2-3 साझेदार थे जो अपना लाभ इस अनुपात में बांट रहे थे, अब 4 साझेदार आ गए तो लाभ का अनुपात तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नया अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हो सकता है ये लाभ ये ना होकर के 2:3:4:1 हो गया हो, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये पुराना अनुपात तो 3 लोगों का रहेगा, नया अनुपात 4 लोगों का होगा। तो पहला काम रहेगा नया लाभ अनुपात की क्या करना पड़ेगा? गणना करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? बोले सर ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सर ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सर ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। अब ये ख्याति का समायोजन क्या है? नया लाभ हानि अनुपात क्या है? अभी इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बोले सर संचय व अवतरित लाभों का संयोजन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। संचय व अवतरित लाभों को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। संचय व अवतरित लाभों को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सर बांटना पड़ेगा। उसके बाद बोले सर पुनर्मूल्यांकन लेके तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बोले सर पुनर्मूल्यांकन लेके तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सर पुनर्मूल्यांकन लेके तैयार करना पड़ेगा। और इससे जो भी लाभ या हानि आएगा, उसे साझेदारों में बांटना पड़ेगा। इससे जो भी लाभ या हानि आएगा उसे साझेदारों में बांटना पड़ेगा। इससे जो भी लाभ या हानि आएगा उसे साझेदारों में बांटना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि हमको ये सारी चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। नया लाभ अनुपात की गणना भी पढ़ेंगे, ख्याति के बारे में भी पढ़ेंगे, ख्याति का संयोजन, ख्याति के बांटने के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो भी होगा अब क्या होगा? अब एडजस्टमेंट की जगह क्या करेंगे? बोले सर सीधे बांट देंगे। क्या करेंगे? बांट देंगे। इसकी जगह क्या करेंगे? बोले सर बांट देंगे। जबकि जब आपने पुनर्गठन पढ़ा था तो आपने क्या किया था? उसका एडजस्टमेंट किया था। अब यहाँ पे बांट दिया जाएगा। ख्याति का क्या कर दिया जाएगा? बंटवारा कर दिया जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ख्याति क्या? बोले नया साझेदार जो ख्याति लाएगा वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देंगे। किस अनुपात में बांट देंगे? बोले सर पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देंगे। जो भी संचय अवतरित लाभ है वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बंट जाएगा, जो भी पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि आएगा वो सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में बटेगा। तो बच्चा मेरे वेट करो ना, ये सारी चीज क्लियर करूंगा। मैंने तुमसे 4 दिन का समय मांगा इस चैप्टर को समझाने के लिए, मुझे 4 दिन का समय देना, हाथ जोड़ के निवेदन है। और चौथे दिन अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट ना समझ में आना इस चैप्टर का तो मुझे बताना, लेकिन 4 दिन का समय देना, ठीक है। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल थ्योरी ऐसी नहीं होगी जो आपसे नहीं बनेगी। इस बात की मैंने गारंटी पहले भी ली थी और आज फिर से ले रहा हूं। बात को समझो। हमने पढ़ा नए साझेदार के प्रवेश के बारे में, हमने 1932 की धारा 31(1) के अनुसार भी पढ़ा कि सभी साझेदारों की आपसी सहमति से ही फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, या किसी विशेष अनुबंध के तहत यदि शर्त रख रखी है तो फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। अनुच्छेद 1932 की धारा यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(2) के अनुसार हमने पढ़ा कि फर्म में जो व्यक्ति जिस तारीख से प्रवेश करेगा उसके पहले के जितने भी दायित्व हैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी उसके पहले फर्म ने जितना भी ऋण लिया है वो लोग ही उत्तरदायी हैं, जो लोग फर्म के क्या हैं, जो लोग फर्म में पुराने साझेदार हैं। और लेकिन उसके बाद के जितने भी दायित्व हैं उसका दायित्व का भुगतान करने के लिए भी वो क्या होगा? बोले सर उत्तरदायी होगा। उसका दायित्व का भुगतान करने के लिए क्या होगा? बोले सर वो उत्तरदायी होगा। फिर हमने पढ़ा कि नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तो होता क्या है? बोले सर जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश होता है तो वो पूंजी लाता है और ख्याति लाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फर्म में नया साझेदार पूंजी क्यों लाता है? तो सिंपल सा आंसर है, फर्म में नया साझेदार पूंजी
पूंजी इसलिए लाता है संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। फर्म में नया साझेदार पूंजी क्यों लाता है? संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। फर्म में नया साझेदार ख्याति क्यों लाता है? फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। फर्म के लाभ कौन देगा? बोले सर पुराने साझेदार देंगे। फर्म का लाभ कौन देगा? बोले सर पुराने साझेदार देंगे। अब पुराने साझेदार में कोई एक साझेदार भी अपने हिस्से का त्याग कर सकता है या सभी साझेदार अपने हिस्से का त्याग कर सकते हैं, इसलिए नया लाभ अनुपात की गणना की जाएगी। इसलिए नया लाभ अनुपात की गणना की जाएगी। ख्याति को क्या करेंगे? बांटेंगे। अब ये ख्याति कहां से आ गई? बोले सर ख्याति है तो नया साझेदार अपने साथ पूंजी लाता है, ख्याति लाता है। नया साझेदार अपने साथ ख्याति लाता है, पूंजी लाता है। पूंजी इसलिए लाता है ताकि फर्म के संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त कर सके। ख्याति इसलिए लाता है ताकि फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सके। यही ख्याति, ये जो ख्याति है नया साझेदार जब लाता है, इसी ख्याति को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा कि नया साझेदार जो ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है? ऑप्शन मिलेगा नया अनुपात, पुराना अनुपात, त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात। तो आंसर है त्याग अनुपात। आंसर है त्याग अनुपात। और ये पता है क्या है? अभी कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना, अभी केवल 4 दिन वीडियो देखो, 4 दिन। ये मतलब ये है क्योंकि यहां पर पुराने साझेदारों ने लाभ का हिस्सा दिया था ना अपने, उस लाभ के हिस्से की भरपाई ये ख्याति लाकर इनको देगा। उस लाभ के हिस्से की भरपाई ये ख्याति इनको ला करके देगा। और जिस साझेदार ने जितना लाभ का हिस्सा दिया होगा उतनी ही ख्याति अपने हिस्से की ला करके देगा। इसलिए त्याग अनुपात में इस ख्याति को बांटा जाएगा। इस ख्याति को बांटा जाएगा। तो ख्याति का बंटवारा भी हुआ। संचय व अवतरित लाभ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, आप सबने पढ़ रखा है। जो भी बैलेंस शीट में पहले से दिए गए हैं उनको पुराने अनुपात में पुराने साझेदार ले लेंगे, उनके पर्सनल खाते में ये जाएगा। आगे वहां पे चर्चा विस्तार से करेंगे। आगे क्या है? बोले पुनर्मूल्यांकन लेके, पुनर्मूल्यांकन बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी लाभ या हानि होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी लाभ या हानि होगा वो सभी साझेदारों में क्या कर दिया जाएगा? बोले सर बांट दिया जाएगा। लेकिन नए को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने लिखा है पुराने अनुपात में, और पुराने अनुपात में तो नया व्यक्ति आया ही नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि सिंपल चर्चा, क्यों मिलेगा भाई? जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो सभी साझेदार ये सहमत हो जाते हैं कि अब तक जितना भी लाभ था, जब वो पहले का उत्तरदायी नहीं है ऋण का, तो पहले का लाभ भी लेने के लिए तो उत्तरदायी नहीं है ना। तो पहले का जितना भी पुनर्मूल्यांकन का लाभ था, पहले का जितना भी संचय व अवतरित लाभ था, पहले का जितना भी ख्याति फर्म में थी, वो सारा सभी साझेदार पहले बांट लेंगे। और फिर आज जब फर्म में साझेदार प्रवेश करेगा तो आज के बाद का उसको मिलेगा, आज के बाद का उसको लाभ भी मिलेगा, आज के बाद का उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा। और इसलिए मिलेगा क्योंकि वो पूंजी लाया तो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर रहा है, ख्याति लाया तो फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है, ख्याति लाया तो फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है। अब दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक्चुअली कंपटीशन की क्लास में पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों निकल आता है, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर की पहली थ्योरी पे चलते हैं, जिसका क्वेश्चन है कि नए साझेदार के प्रवेश की दशाओं को बताइए। जो क्वेश्चन है नए साझेदार प्रवेश की दशाओं को बताइए। तो अभी तक सर आप क्या पढ़ा रहे थे? मैंने बताया ना कि मुझे 3 दिन का समय दो, अपने आप पता चल जाएगा 3 से 4 दिन में कि मैंने क्या पढ़ाया और ये कितना बहुमूल्य चीज है, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है? क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा, नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। आपसे बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन चाहे पूछा जाए कि नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं, या क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन या किन किन परिस्थितियों में फर्म में नए साझेदार को बनाया जाता है। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए हो, कितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर हमसे बन ही जाएगा। तो नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं क्या हो सकती है? कंडीशन, भाई पहली कंडीशन बात को समझो। पहली कंडीशन क्या है दशाओं की? किसी भी फर्म के विस्तार की आवश्यकता हो, किसी भी फर्म के विस्तार की आवश्यकता हो, विस्तार का मतलब बढ़ाने की आवश्यकता हो, और पूंजी घट रही हो। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, मतलब मैं लिख रहा हूं, समझा डिटेल से रहा हूं। किसी फर्म के विस्तार की आवश्यकता हो और पूंजी घट रही हो,
तो क्या होगा, फिर सभी साझेदार इस बात से सहमत होंगे कि भाई एक काम करो, एक नए व्यक्ति को फर्म में प्रवेश करते हैं जो फर्म में पूंजी लगाएगा, एक नए व्यक्ति को फर्म में प्रवेश करते हैं जो फर्म में पूंजी लगाएगा। तो इसलिए भी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, इसलिए भी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट योग्यता लिख दो। किसी विशिष्ट व्यक्ति या योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति या योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो, विशिष्ट व्यक्ति या योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो, विशिष्ट व्यक्ति या योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो तो भी फर्म में उस व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। यानी कोई पढ़ा लिखा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है फर्म के बारे में, व्यापार के बारे में, तो बोले कि भाई तुम हमारे व्यापार में शामिल हो जाओ, हम डायरेक्ट तुमको पार्टनर बना देंगे, साझेदार बना देंगे। तीसरी क्या कंडीशन है, तीसरा यह है कि यदि विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाए। तीसरी क्या कंडीशन है, यदि विद्यमान साझेदार में किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, विद्यमान साझेदार में किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, विद्यमान साझेदार में किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तब भी उसे विद्यमान साझेदार में बनाया जा सकता है। यानी कि जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पे भी उसको साझेदार बनाया जा सकता है। फिर क्या कंडीशन हो सकती है, जब हमारा व्यापार विदेश में स्थापित हो गया हो, जब हमारा व्यापार विदेश या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित हो गया हो जहाँ की बोली भाषा हम नहीं समझते हैं, तब भी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, तब भी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां की लैंग्वेज, अब मान लो हमारा एक व्यापार है जो तमिलनाडु में जाकर के क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब वहां की भाषा शैली के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो भाई जब हमको पता ही नहीं है तो हम वहां के लोकल व्यक्ति को साझेदार बनाएंगे जो वहां की लैंग्वेज को समझ सके। तो इस कंडीशन में भी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। जब विद्यमान साझेदार में किसी एक की मृत्यु हो जाए तो भी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। जब किसी विशिष्ट व्यक्ति, अकाउंटेंट व्यक्ति की आवश्यकता हो फर्म में तो उसको हम प्रवेश दे करके और प्रवेश में शामिल कर सकते हैं। या तो फर्म का विस्तार करना है और वर्तमान में जितने भी साझेदार है वो पूंजी लगा पाने में असमर्थ हैं, तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है कि वो पूंजी लगाएगा तो फर्म का विस्तार करेंगे। या तो दो लोग थे, एक की मृत्यु हो गई या अवकाश ले लिया, क्योंकि साझेदार के लिए दो चाहिए होगा, तो उस दशा में भी एक व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, साझेदार बनाया जा सकता है। तो बच्चा, ये वो दशाएं थी जब फर्म में किसी व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एक दो बार देखिएगा और 4 दिन तक इस चैप्टर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। 4 दिन के बाद आपको ये सारा चैप्टर अपने आप कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश करिए कि वीडियो बहुत अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। हाँ, वो चैप्टर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, कल सुबह तक वो चैप्टर की PDF हम सेंड करवा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। इसी तरीके से अपना प्यार और इसने बना के रखिए, पुरानी सारी वीडियो को अच्छे से पढ़ डालिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अमित सर ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अमित सर पूरी प्लेलिस्ट दे रहे हैं बच्चों को, जबकि 1 टाइम वीडियो देखने के लिए मिलता है, हर यूट्यूबर देता है जो पढ़ाने वाला होता है। हमने कितनी बार आप लोगों को दिया हुआ, अरे हम चाहें तो एक बार के अलावा दोबारा वीडियो प्ले ही ना करवाएं, लेकिन नहीं फर्क पड़ता। अमित सर ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हमसे एक बच्चा और एक्स्ट्रा पढ़ लेगा तो कुछ नुकसान है। अरे आप लोग मत देखो यार, आप लोग रिस्पेक्ट मत करो, मत मानो हमको, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी का रिजल्ट बन जाए तो मैंने हमेशा बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करिए। घर में तुम भी पढ़ो, अपने छोटों को भी पढ़ाओ, वो पढ़ेंगे तो तुम्हारा नाम रोशन होगा और तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन होगा और हमारा नाम रोशन होगा। हमें यही आपसे चाहिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। मॉर्निंग पे इकोनॉमिक्स की क्लास है, कल इंग्लिश की होगी और कल इसी टाइम पे अकाउंट के भी होगी। अब ये रेगुलर चलेंगी क्लासेस। ओके, थैंक यू।